जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे आसिफ जरदारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाले एक बड़े रिलीफ के हवाले से। एक तरफ जहां कल बिलावल भुट्टो का कारवाने भुट्टो ट्रेन मार्च अपने इख्तिताम को पहुंचा, कराची से लेकर लाड़काना तक बिलावल भुट्टो के इस ट्रेन मार्च ने अपनी अवामी ताकत तो भरपूर दिखाई, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के लिए सियासी कुव्वत के हवाले से और अपने सियासी मुस्तकबिल को सिक्योर करने के हवाले से कोई बात बन पाई है? फिलहाल लगता ऐसा है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज 10 अप्रैल तक के लिए अबूरी जमानत मिल गई। इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ा वक्ती रिलीफ तो फिलहाल मिला है, क्योंकि जो नैब केस चल रहा है, खासतौर पे मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, उसमें नैब में तलबी के दौरान, नैब में पेशी के दौरान इस बात का इजहार किया जा रहा था कि किसी भी लम्हे आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आसिफ अली जरदारी को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है, लेकिन ये वक्ती रिलीफ है, 10 अप्रैल तक का रिलीफ है। 10 अप्रैल के बाद क्या होगा? और जो ट्रेन मार्च बिलावल भुट्टो ने कारवाने भुट्टो के नाम से जिसका आगाज किया था, जो कि लाड़काना पहुंच के इख्तिताम हो गया, और इसका दूसरा मरहला 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर भी नजर आएगा। वहां पे ना सिर्फ बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे, बल्कि आसिफ अली जरदारी भी खिताब करेंगे। तो उन खिताबात, उन सियासी तकरीरों से भी मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना आइंदा का सियासी क़िबला किस समत रखने का इरादा रखती है, और आइंदा का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी इरादा आज के दिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी इरादा क्या है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शहरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। कारवाने भुट्टो बिलावल भुट्टो का ट्रेन मार्च अपने इख्तिताम तक पहुंच गया, लेकिन इसका सियासी अंजाम क्या है? क्योंकि वज़ीर आज़म भी शायद अगले हफ्ते या चंद दिनों में सिंध आएंगे, तो क्या वज़ीर आज़म को रोक पाएगा सिंध आने से, या वज़ीर आज़म को सिंध आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ललकारने से रोक पाएगा बिलावल भुट्टो का ये जो कारवाने भुट्टो था? इसका सियासी अंजाम, इसके सियासी असरात क्या हैं? शुक्रिया गरीदा। बड़ी अजीब बात है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से कराची से ट्रेन लेकर लाड़काना तक जाते हैं जी, और उसमें कतन कोई लॉन्ग मार्च या सियासी सरगर्मी या मतलब इस तरह से तो नहीं था कि कोई प्रोटेस्ट की जा रही थी। अब आपने देखा सारी एयर स्पेस डोमेस्टिक बंद थी, तो उनको लाड़काना पहुंचना था, और अच्छा रहा कि अपनी ट्रेन से अपने लैंड रूट से जाते, देखते हुए, रुकते हुए, लोगों से मिलते हुए, ये इंटेंशन था। लेकिन आपने देखा कि कितना समंदर लोगों का, जियालों का टूट पड़ा। 40 घंटे लगे इस ट्रेन को, और बेसाख्ता टूट पड़ा, और 40 घंटे और 25 जगह रुक रुक के फिर उनको खिताब भी करना पड़ा। लेकिन ऐसा तो कतन प्लानिंग नहीं थी कि हम इतना तवील अरसा लगेगा और इतने लोग पजीराई करेंगे, इतने लोग आएंगे। तो बगैर किसी, ये तो हमारी सिंध तंजीम ने एडवाइस किया कि चलें, तो बगैर किसी मंसूबा बंदी, इसमें सेंट्रल लीडरशिप भी कोई ऐसा नहीं था, वो बस निकल पड़े। और आपने देखा कि क्या इसका लोगों ने उस पे क्या रिसेप्शन दिया और किस गरम सेंटर साहिबा मुझे एक सवाल की इजाजत दीजिएगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यू टर्न ले रही है? क्योंकि आपने कहा कि बिलावल भुट्टो का कोई प्लान नहीं था ट्रेन मार्च करने का, वो तो एक अपना कैजुअल सफर कर रहे थे कराची से लाड़काना, तो ट्रेन पे चले गए क्योंकि एयर स्पेस बंद थी। हालांकि कितनी बार बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से अंदरूने सिंध गए हैं, कितनी बार इससे पहले उन्होंने ट्रेन पे सफर किया है, पूरी ट्रेन बुक करवाई गई, पूरे ट्रेन को सजाया गया पोस्टर के साथ, बैनर्स के साथ, रास्ते में जगह जगह बैनर्स लगाए गए, पूरा रूट जो है वो डिफाइन किया गया, लोकल लीडरशिप को हिदायत दी गई, इंतजाम करवाने के हवाले से मीडिया को साथ रखा गया। तो ये सारा कैजुअल ट्रिप था। क्या पीपल्स पार्टी यू टर्न ले रही है अपने एक प्रपोज्ड और प्लान्ड ट्रेन मार्च से? नहीं, मीडिया को क्यों नहीं गरीदा, मीडिया को क्यों नहीं दावत दी जाए? देखिए, जब आप रोड बाय रोड भी जा रहे होते हैं तो काफिला बन ही जाता है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, जो हमारी तंजीम कब से कह रही थी कि आप एक दफ़ा तो ट्रेन में निकलें, अपना एक तो रेलवेज़ का देखें, सारे स्टॉप्स रुकते हुए जाएं, ये एक अच्छा तरीक़ेकार होता है। हम 5 साल से कह रहे हैं ट्रेन से बेशतर इलाकों में जाया जाए, उससे अवाम राब्ते में रहती है, आप लोगों से मिलते हुए जाते हैं, लोगों में एक जोश और जज्बा फैलता है कि देखिए सिर्फ इलेक्शन के वक्त ये हमारी तरफ
पहुंचते नहीं हैं। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तरीक़ेकार था। जब और ज़ाहिर है लोकल तंजीमें मुतहरिक होंगी, ट्रेन के स्लीपर बुक हुए तो ग़रीदा आप और मैं जाएंगे तो ट्रेन के स्लीपर बुक होंगे 1 या 2 कम अज़ कम। तो ये तो ट्रेन छोटी पड़ गई, लोग बहुत सारे जाने तैयार थे, जगह नहीं मिल रही थी। ये और अगर लॉन्ग मार्च होती तो फिर तो बात बिल्कुल और होती। हमने फिर हमारी सेंट्रल तंजीम उसमें इन्वॉल्व होती, सारे सूबे उसमें इन्वॉल्व होते। ये तो सिंध तंजीम की अपनी तजवीज़ थी कि किस तरह पहुंचा जाए। आपको पता है कि फ़्लाइटें नहीं उस वक्त से, एयर स्पेस नहीं खुली थी उस वक्त तक सक्खर या मोहनजोदारो की, जो एयरपोर्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। तो पहले से बहुत दोस्त सोच रहे थे कि हम ट्रेन से जाएँ, गाड़ी से जाएँ, किस तरह जाएँ। अब तो शायद फ़्लाइट्स अब सुना है कि बहाल हुई हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी और उनका हर हाल में वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। जब ये प्लान हुआ तो फिर सिंध तंजीम ने आपस में, ज़ाहिर है फ्लायर तो बंटते हैं, अगर कोई मरकज़ी रहनुमा भी उठ के कहीं चले जाए तो एक बैनर लग जाता है, फ्लायर लगते, कैसी बात कर रहे हैं। और क्यों ना मीडिया साथ जाए, फिर सिंध का ही मीडिया साथ गया है जो वैसे भी फॉलो करते हैं चेयरमैन बिलावल को। तो ये तो मैं नहीं, कोई गैर मामूली ऐसी ये लॉन्ग, मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है ट्रेन से गए, बहुत अच्छी बात है, आवाम से राब्ता भी रहता है, लेकिन ये लॉन्ग मार्च नहीं है पीपल्स पार्टी की। जब लॉन्ग मार्च होगी तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि पूरा मुल्क हिल के रह जाएगा और वो हम अनाउंस करके करेंगे और उस वक्त सबको पता चलेगा लॉन्ग मार्च क्या होती है। अच्छा, ये लॉन्ग मार्च जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जब हम इसको अनाउंस करेंगे तो पूरे मुल्क को पता चल जाएगा कि लॉन्ग मार्च क्या होती है। ये लॉन्ग मार्च कब तक होगा? कोई तारीख सोची है पीपल्स पार्टी की? कोई सोच पाई जाती है इस हवाले से, या केसेस की हरारत से मशरूत है लॉन्ग मार्च कि जैसे जैसे केसेस हीट अप होंगे वैसे वैसे पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी एग्रेसिव होती जाएगी, ट्रेन मार्च के बाद लॉन्ग मार्च? देखिए, केसेस में गरीदा हरारत, इससे ज़्यादा आप बताएं क्या और हो सकती है। मुस्तकिल, मैं कल इस्लामाबाद से आई हूँ, मुस्तकिल हमारे लोगों की पेशियाँ लग रही हैं। सिंध के लोगों को बुला बुला के यहाँ से हटा के, जो किसी और सूबे के साथ नहीं होता। किसी और सूबे के एहतसाबी अमल में ऐसा नहीं होता कि आपको पंजाब से या बलूचिस्तान से या केपी से आप उनकी अदालतें, आप उनकी हियरिंग्स सिंध में रखवाएं या किसी उनको बार बार सूबे से निकालें। परसों से सिंध चीफ मिनिस्टर को बुलाया हुआ था, कल कायम अली शाह को बुलाया हुआ था, आज आपने देखा जनाब आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर को बुलाया हुआ है। दीगर और पेशतर यके बाद दीगरे हमारे वहाँ लीडरों को मुस्तकिल एहतसाब अदालत में, कभी कोई ट्राइब्यूनल होता है, कभी कोर्ट होती है, कभी बेल होती है। तो हम तो मुस्तकिल अदालतों में खड़े रहे हैं और पेशियां रोज हो रही हैं और सिंध से बाहर हो रही हैं। बड़ा दोहरा मयार है। तो ये केसों में इससे ज़्यादा क्या गर्मी आएगी? हम तो सेफ फेस पहले भी कर चुके हैं और फिर करेंगे। तो ये केसेस की गर्मी की बात नहीं है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। ये तो तहरीक इंसाफ है जो समझती है कि वो कंटेनर पे खड़े रहें डी चौक को और पूरे फेडरल कैपिटल को यरगमाल करे लें। लेकिन अगर यहाँ सिंध में अगर एक ट्रेन से हमारी क़यादत चली जाती है तो उनको ये तकलीफ़ क्यों इतनी हो रही है? क्यों? शायद उनसे परेशान हो गए देख के कि इतने लोग आए हैं। अच्छा सेनेटर साहिबा, ट्रेन मार्च जब हुआ तो बड़ी तनकीद हुई कि बिलावल साहब के साथ जरदारी, आसिफ जरदारी क्यों नहीं है? तो जब लॉन्ग मार्च होगा तो क्या जरदारी साहब बिलावल भुट्टो के साथ होंगे? नहीं, देखिए वो तो जरदारी साहब आज अदालत में पेश हो रहे थे इस्लामाबाद में गरीदा, तो वो क्यों होते? और एक तो हम वैसे भी मैंने आपसे फिर अर्ज किया कि जब हम लॉन्ग मार्च या प्रॉपर मार्च करेंगे या कोई ऐसी एहतजाजी हमारी मुहिम चलेगी तो फिर सबको पता चलेगा। वो एक सूबे में नहीं महरूम होगी, में तक महदूद नहीं होगी। और दूसरी बात है, हमारी सेंट्रल क़यादत इसमें कहाँ थी? जो सिंध के लोग थे वो वहाँ मौजूद थे और ये सिंध के अंदरून ट्रैवल उनका प्लान था। और क्यों नहीं अब हमसे रब्ता करते हुए जाएं, क्यों नहीं तकारीर करें? अच्छा, सेंटर साहिबा, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे। जरदारी साहब ने आज जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली है, क्या जरदारी साहब डरते हैं जेल से? हालांकि वो तो ये बयानात देते रहे हैं, तकरीरें करते रहे हैं कि जेल उनका दूसरा घर है, वो जेल जाने से डरते नहीं, तो फिर सिंध से लेके इस्लामाबाद तक जमानतें क्यों करवा रहे हैं? तो क्या वो बेसाख्ता हाथ जोड़ के चले जाएं जेल में? ये तो कोई बात नहीं होती गरीदा। उन्होंने अपनी बहादुरी का पहले भी और अपने कमिटमेंट का, पीपल्स पार्टी के जितने भी हमारी एक नज़रिया है और हमारा एक वतीरा रहा है, और इस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी नज़दीक आ रही है,
सर सबका ऊंचा इसलिए रहता है कि हमने कभी कोई डील नहीं की, कभी बाहर नहीं गए डील करके और बैठे रहे मुल्क में और हर चीज़ का सामना किया और बाइज्जत बरी हुए हैं 11-11, 12-12 साल जेलें काट के। तो क्या मतलब कहने की का मकसद क्या है कि वो चले जाएं और कहें कि मैं अपनी जो उनकी लीगल उनकी राइट है, जो उनका हक है इंसाफ के कवानीन में, वो भी ना लें। तो मुझे तो समझ नहीं आता इस उम्र में उनको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। ऐसा लगता है कि पूरी सिंध गवर्नमेंट को भी मफलूज किया जा रहा है। रोज़ आप उनको इन एहतसाब अदालतों में बिल्कुल सामने लेकर आए, कोई पीछे हटने तैयार नहीं है। कहते हैं हम सब सामना करेंगे हर अदालत का और एहतसाब ज़रूर हो, लेकिन भाई आप अपने सूबे में तो रखें उसे। किस सूबे के साथ हो रहा है? किसी के साथ हो रहा है कि उनको दूसरे सूबे बताया जाता है अदालतों में कि आप इधर पेश हुए, इधर इस ट्राइब्यूनल को फेस करें। एहतसाब नैब के दफातर हर सूबे में, अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर आप बंद करा दें और एक सेंट्रल नैब वहाँ रखें और सबको वहाँ बुलाएं। लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ ये दोहरा मयार हो रहा है कि आपको वहाँ बुलाया जा रहा है। कल कायम अली शाह की 2 हियरिंग्स थी 3 दिन, फिर मुराद अली शाह को बुलाते, पूरी क़यादत रोटेशन में मुस्तकिल वहाँ मौजूद है। तो आप मुझे बताइए ये मैसेज क्या दिया जा रहा है सिंध की आवाम को? क्योंकि यहाँ एक नॉन PTI गवर्नमेंट रह गई है तो उस पर भी एक मैली नज़र रखी जा रही है कि नहीं हम किसी तरह इसको मफलूज कर दें। देखिए PTI को दे मोस्ट वेलकम, वो कराची आए, सिंध आए, अपने जायज़ काम करें, जमहूरी हक अपना इस्तेमाल करें। हम पैरानॉइड परेशान लोग नहीं हैं। हमने जमहूरी स्पेस बड़ी मुश्किल से लड़के हासिल की है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हम नहीं चाहते कोई और ऐसी मसला हो कि आप कहें कि जमहूरियत खतरे में आ गई, लेकिन जमहूरियत को और मुल्क में इस्तेकाम को कौन खतरे में डाल रहा है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर शहरीमान साहिबा प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। और वही हुआ जिस पे तबसरा किया जा रहा था कि नवाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार कर ली। तो क्या समझा जाए कि अब शहबाज शरीफ फ्रंट पे आके मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे? सवाल उठाएंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और बात करेंगे नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से। जेल से रिहाई के बाद नवाज शरीफ का आज पहला मेडिकल चेकअप हुआ शरीफ मेडिकल सिटी में, जहां उनके दिल और गुर्दे के तिब्बी मुआयने के लिए उनके ब्लड सैंपल लिए गए और कुछ घंटे कुछ दिन मजीद लगेंगे उनके इन ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद। जब नवाज शरीफ साहब की ये रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद जो लंदन में उनके डॉक्टर हैं डॉक्टर लॉरेंस, उनके साथ मुशावरत की जाएगी और उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा कि क्या 6 हफ्तों में नवाज शरीफ का इलाज मुमकिन है या नहीं है, और क्या 6 हफ्तों से ज़्यादा नवाज शरीफ की बेल एक्सटेंशन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी जाए या ना दी जाए। ये सब तो नवाज शरीफ की सेहत के मामलात हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी सियासी सरगर्मियों के हवाले से मामलात बहुत हद तक वाज़े हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है और बयान दे दिया है कि नवाज शरीफ किसी किस्म की कोई सियासी सरगर्मी नहीं करेंगे, ना कोई सियासी मुलाकात करेंगे, ना ही कोई सियासी इजलास की सदारत करेंगे, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद हैं। तो ये वही चीज़ है जिसका इम्कान था, जिस पे तबसरा किया जा रहा था और जिसकी तवक्को की जा रही थी कि नवाज शरीफ 6 हफ्तों के लिए रिहा तो हो जाएंगे, लेकिन वो सियासत से किनारा कश रहेंगे। 6 हफ्तों की रिहाई नवाज शरीफ के लिए सियासत से आर्जी जुदाई लेके आएगी और ऐसा ही हुआ। लेकिन क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि नवाज शरीफ की जगह फिलहाल उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ, जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो ले लेंगे? और क्या शहबाज शरीफ फ्रंट पे आ जाएंगे, फ्रंट फुट पे आ जाएंगे, नवाज शरीफ बैक फुट पे चले जाएंगे? और क्या मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है वो अब नवाज शरीफ की पॉलिसी ही लीड करेगी उसे, या शहबाज शरीफ की पॉलिसी लीड करेगी? ये सब बड़े अहम सवालात हैं और इस पे मुस्लिम लीग नून का आइंदा का सियासी मुस्तकबिल का दारोमदार है। और पाकिस्तान की सियासत में भी जो ऊंच नीच नशेब फराज आ सकते हैं उसमें इन मामलात का बड़ा अहम किरदार है। तो इन अहम सवालात के जवाबात लेते हैं। मेरे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, सियासी सवालात तो आपसे जरा देर बात करूंगी, पहले ये बताएं कि रिहाई के बाद नवाज शरीफ साहब
का पहला मेडिकल चेकअप है, तो उनकी सेहत के हवाले से जरा बताइएगा। देखें, वो सुप्रीम कोर्ट में जो बेल के लिए अप्लाई किया गया था वो मेडिकल ग्राउंड्स पर ही किया गया था, और उसकी वजह ये थी कि यहाँ नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से आज की बात नहीं, काफ़ी अरसे से उनके दिल के हवाले से, उनके गुर्दों के हवाले से मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है। 2016 में तो वो लंदन 2 दफ़ा उनको जाना पड़ा था और इलाज करवाने के लिए। ज़ाहिर है पिछले 1-2 साल में और तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई है, और उसकी वजह ये थी कि उनका फोकस रहा नहीं उनको एक तो पहले सियासी हवाले से जो सरगर्मियाँ थीं उसमें टाइम नहीं मिला, इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव थे, फिर उसके बाद आपको पता है तकरीबन 150 पेशियाँ, तो वो सेहत पर असर तो होता है। तो ही इज़ नॉट सो वेल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 6 हफ्ते का टाइम दिया है। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि 6 हफ्ते में उनका क्या इलाज होता है। ठीक है, तो जुबैर साहब, कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल क्वेश्चंस, वही हुआ जिसका इम्कान था, जिसके बारे में तबसरा किया जा रहा था, कयास आराइयां की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब को जमानत मिलेगी तो वो खामोशी इख्तियार कर लेंगे। आज पार्टी ने भी कह दिया कि ना तो वो कोई सियासी सरगर्मी करेंगे, ना सियासी मुलाकात करेंगे, ना किसी इजलास की सदारत करेंगे, बावजूद इसके कि वो ताहयात कायद है मुस्लिम लीग नून के। तो ऐसा क्यों है कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आए और खामोशी इख्तियार कर ली? उनकी इस खामोशी के पीछे राज क्या है, पैगाम क्या है? राज तो कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत सवाल पूछ के अपने आप को सेटिस्फाई करके एक ही बेसिस पर उनको बेल दिया है, वो मेडिकल ग्राउंड्स के बेसिस पर दी है। अब अगर पहले दिन निकल आके अब मियाँ साहब अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी एक थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी कि बेल दी गई थी मेडिकल का इलाज कराने के हवाले से। हमारी लीडरशिप ख़ुद मरियम नवाज साहिबा कहती रही हैं कि जी उनको इलाज की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। और फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद से, इलेक्शन 2018 के बाद से लोग कहते हैं कि ये इतना बदला हुआ कैसे माहौल नज़र आया सबको कि जी पहले तो इतना ज़्यादा एक हाई पिच पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, फिर उसके बाद इतनी कम, क्योंकि इलेक्शन के बाद एक बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया। हमारी रिजर्वेशंस के बावजूद पीटीआई की हुकूमत आ गई या लाई गई या जो भी है, तो पहला चैलेंज ये था कि अपने जो लीगल चैलेंजेस हैं उसको फेस किया जाए और उसको निपटाया जाए और उनको एक तरफ रखा जाए। साथ में उनकी सेहत भी ख़राब हो गई। अब जाहिर सी बात है सेहत और लीगल दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट के पास जब जाने का मतलब ये था कि जी सेहत के हवाले से तशवीश है और उसके बेसिस पर उनको इलाज को फैसिलिटेट करने के लिए आप उनको बेल दें। अब उनकी मंतक में, सुप्रीम कोर्ट की मंतक में 6 हफ्ते इज़ अ रीजनेबल पीरियड जिसमें उनका इलाज हो सकता है। तो आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर कि वो काम करें जिसके बेसिस पर, बुनियाद के बेसिस पर हमने बेल अप्लाई की गई थी। रादर देन वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे तो हमारे मुखालफिन और सब, और वो ख़ुद भी नहीं चाहेंगे कि वो इस किस्म का रवैया करें जो कि एक दिन के अंदर बदला हुआ नज़र आए, कि कल तक तो सब कहेंगे आप रो रहे थे कि जी हमारी सेहत के हवाले से कुछ हुकूमत और कोर्ट्स ख्याल करें, और आज जब हो गया तो आप सेहत को भूल के सियासी सरगर्मियाँ आप शुरू करती हैं। तो जुबैर साहब, इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ की खामोशी फिलहाल 6 हफ्ते तक बरकरार रहेगी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, बेल एक्सटेंड होती है या नहीं होती, उस पर डिपेंड करेगा, राइट? एक तो मैं यकीन दिला दूं आप के थ्रू, चैनल के थ्रू तमाम देखने वाले सुनने वालों को कि इसकी फ़िक्र ना करें। मियाँ नवाज शरीफ वापस जब भी इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा तो भरपूर सियासत करेंगे, और इतनी करेंगे कि लोग जो चाहने वाले हैं और लाखों करोड़ों वो भी मुतमईन होंगे, और जो मुखालफीन है वो कहेंगे कि अच्छा वो पहले वाला नवाज शरीफ शायद ज़्यादा अच्छा था कि वो खामोश थे। तो वो वक्त आने पर फिलहाल नवाज शरीफ जो है वो बैक फुट पे रहेंगे या बैकग्राउंड में रहेंगे, और शहबाज शरीफ जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे। तो इस वक्त जो भी मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी सियासत है या जो दीगर हलकों में मुस्लिम लीग नून की सियासत है उसको शहबाज शरीफ ही लीड करेंगे। तो ये भी समझा जाए कि पॉलिसी शहबाज शरीफ की प्रिवेल करेगी या नवाज शरीफ की प्रिवेल करेगी?
देखिए वो वक्त चला गया, मेरा ख्याल है कि जी शहबाज शरीफ की पॉलिसी या नवाज शरीफ की पॉलिसी ये कन्वर्ज होनी शुरू हो चुकी थी इलेक्शन के बाद, क्योंकि इलेक्शन से पहले का एक जो जिस तरह मैंने कहा ना कि जब डिस्क्वालीफाई हुए थे मियां नवाज शरीफ, तो उसके बाद से हमारे नज़दीक और बहुत से लोगों के नज़दीक एक ही तरीका था रिहेबिलिटेट होने का, और वो था कि भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा जाए और जीता जाए, और जीतने के बाद बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद सेटल हो जाएंगी। लेकिन जब इलेक्शन में वो नताइज नहीं आए जो हमें उम्मीद थी और जो हम समझते हैं कि आने चाहिए थे, तो फिर एक कन्वर्जेंस व्यू पॉइंट में होना शुरू हो गया, और वो ये था कि जी इस वक्त हम एक ऑपोजिशन जमात हैं और हमारी एक एज एन ऑपोजिशन जमात हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है। तो एक तो पार्लियामेंट में हम भरपूर अंदाज में ऑपोजिशन करेंगे, हर मसले पर करेंगे, हम टॉक शोज़ में करेंगे, हम ब्रीफिंग्स में करेंगे, हम इंटरेक्शंस में करेंगे, हम मीडिया वालों के साथ मिल के जो भी अपना और जो भी तरीक़ेकार है, सिर्फ एक चीज़ हम नहीं करेंगे, वो सियासत नहीं करेंगे एज एन ऑपोजिशन जो पीटीआई करती थी, यानी कि तोड़ फोड़ की सियासत और बिल जलाने की सियासत और बिल्डिंग्स पर अटैक करने की सियासत, वो हम नहीं करेंगे। उसके अलावा हम सब करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम इतने ज़ोर से धक्का नहीं देना चाहते कि पीटीआई की हुकूमत गिर जाए। मेरा ख्याल है हम उतना ज़रूर उनको एक्सपोज करना चाहते हैं और मौका देना चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा था, जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट्स की थी, वो बिल्कुल उसका कोई बेसिस नहीं था, ना उनकी तैयारी थी, ना वो समझते हैं इस मुल्क को चलाने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, ना वो सीरियसनेस है, और इसी वजह से कभी बकरी का प्लान आता है, कभी मुर्गियों का प्लान आता है, कभी अंडों का प्लान आता है, और वो भी बैक्ड अप नहीं होता प्रॉपर तरीके से। सो हम बिल्कुल सियासत करेंगे, और हम ये एक डिफरेंस भी अवाम देखना शुरू कर देंगे, जो देखना भी शुरू कर दिया कि एक तरफ संजीदा सियासत थी, हुकूमत रन करने का तरीका था, लोगों को पावर्टी लाइन से ऊपर लाने का तरीका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का तरीका था, इन्वेस्टमेंट का तरीका था, स्टॉक मार्केट को बूम करने का तरीका था, और वो तमाम चीज़ें थी जो एक इकोनॉमी को फाल बनाने का तरीका होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जनरल परवेज मुशर्रफ को अदालत ने 2 मई को पाकिस्तान में ज़ाती हैसियत में हासिल होने की हिदायत और अहकामात कर दिए हैं। क्या जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, सवाल उठाएंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और बात करेंगे जनरल मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से। संगीन गद्दारी केस में इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने आज अहकामात जारी कर दिए हैं कि साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ 2 मई को ज़ाती हैसियत में पाकिस्तान वापस आएं, अदालत के सामने हाजिर हों, अदालत के सामने सरेंडर करें ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। संगीन गद्दारी मुकदमे के हवाले से आज जनरल मुशर्रफ के वकील जब अदालत के सामने पेश हुए तो पहले तो उन्होंने ये प्ली अपनाई कि हुकूमत ने खुद भेजा है जनरल मुशर्रफ को बाहर, और अगर हुकूमत खुद भेजे तो किसी मुल्जिम पे लाजिम नहीं है कि वो वापस आके अदालतों का सामना करे। बाद में जनरल मुशर्रफ के वकील ने ये दलील भी दी कि जनरल मुशर्रफ मफरूर नहीं है, जिस पे अदालत ने जनरल मुशर्रफ के वकील पर बरहमी का इजहार किया और उनको अहकामात जारी किए कि 2 मई को जनरल मुशर्रफ हर सूरत में पाकिस्तान वापस आएं, और अगर वो ज़ाती हैसियत में पाकिस्तान नहीं आते तो उसके बाद अदालत तय करेगी, फैसला करेगी कि आइंदा का तरीक़ाकार किस तरह से होगा इस केस को आगे चलाने के हवाले से। अदालत के अहकामात एक बार फिर से आ चुके हैं। क्या इस बार वाकई जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान आएंगे
इस हवाले से सवाल करेंगे। मेरे साथ हैं जनरल मुशर्रफ के संगीन गद्दारी केस में वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आपने कहा था कि 13 मई को आपके मौकिल जो है वो पाकिस्तान आ जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई की तारीख दे दी है। ये कोई पहली बार नहीं है कि अदालत ने बुलाया हो जनरल मुशर्रफ को, जनरल मुशर्रफ ने तारीख दी हो, उसके बावजूद वो पाकिस्तान ना आए हों। तो यही वजूहात है कि बहुत से हल्के पाकिस्तान में सवाल कर रहे हैं, शक का इजहार कर रहे हैं कि क्या इस बार जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान आएंगे। आप बताएं कि क्या आपके मौकिल 2 मई को पाकिस्तान आएंगे, अदालत के सामने सरेंडर करेंगे? देखिए मैडम, मेरी इंस्ट्रक्शंस तो यही हैं और मेरी इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनकी वाइफ सैबा मुशर्रफ और उनकी बेटी जो हैं जो उनके पास मौजूद हैं, उन्होंने आज मुझे ये इतला दी है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से बहुत ब्रीफली मेरी बातचीत हुई है। उसकी वजह यह है कि लेटली गुज़िश्ता 3-4 माह से जनरल साहब की तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल एलिमेंट्स। हार्ट की कंडीशन उनकी खासी ख़राब है, जो एक डिजीज़ है, इट्स कॉल्ड एल्माइडोसिस, जिसको कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसमें फ्रीजिंग ऑफ द हार्ट मसल है, फॉर विच ही इज़ रिसीविंग रेगुलर ट्रीटमेंट। वो रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल लंदन जाते हैं और यूएई में अमेरिकन हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट है। सो उनकी मूवमेंट बहुत लिमिटेड है। तासुर ये लिया जाता है कि मीडिया पे उनकी जो 1-2 अपीयरेंसेस हुई गालिबन क्रिकेट मैच की और साथ ही साथ इंडिया के साथ जो रिसेंटली इशू चल रहा था उसके ऊपर उन्होंने कुछ वो हेड ऑन उनको लिया और इंटरव्यूज दिए, मगर देयर इज इक्वली गुड एविडेंस टू सजेस्ट कि ही इज नॉट एंजॉइंग गुड हेल्थ एट ऑल। सो जहां तक ये सवाल है कि वो आएंगे या नहीं, जब हमारे सिस्टम में एक शख्स मफरूर हो जाता है तो वो फिर अदालत से गायब हो जाता है, उसका वकील भी पेश नहीं होता। तो जो अदालत वे फॉरवर्ड करना चाह रही है, इस ट्रीजन के केस को लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाना चाह रही है, तो सबसे अच्छा इंडिकेटर कि ही विशेस टू कोऑपरेट एंड ही विशेस टू कम बैक, वो मेरी मौजूदगी अदालत में कि मैं वो आना चाहते हैं। सो आज इंटरपोल ने रिफ्यूज कर दिया, तमाम कोर्सिव मेयर्स फेल हो गए, सिस्टम परवेज मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान नहीं ला सकता, ये ऑन रिकॉर्ड चीज आ चुकी है। वो आएंगे तो खुद आएंगे। तो आज उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दी है कि मैं बैरिस्टर सलमान साहब ये क्यों कह रहे हैं आपके सिस्टम फेल हो चुका है, सिस्टम जनरल मुशर्रफ को नहीं ला सकता पाकिस्तान? व्हाई आर यू सेइंग दिस? देखें, लेटली इंटरपोल ने कोई भी ऐसा जुर्म जिसकी सजा डेथ सेंटेंस हो या उम्र कैद हो, उन लोगों को एक्स्ट्राडाइट करना या उन लोगों को अरेस्ट करना या हैंड ओवर करना बंद कर दिया हुआ है। ये ऑफिशियली तो नहीं है मगर ये प्रैक्टिस यही चल रही है। सो इंटरपोल का फॉर्मल रिक्वेस्ट इंटरपोल को है और पाकिस्तान में देखिए एक ही मैकेनिज्म होता है किसी भी मफरूर को वापस सिस्टम के अंदर लाने के लिए, वो होता है 87 के प्रोसेस के बाद उसके जितनी जायदाद है, जितने एहसासे हैं, जितने बैंक अकाउंट्स हैं, जितनी प्रॉपर्टीज हैं, आप सब फ्रीज कर दें ताकि मुलजिम को तकलीफ हो और वो वापस आए अपने एहसासों को रिलीज करवाने। सो ये भी प्रैक्टिस ये भी करके देख लिया गया। 87 के बाद 88 का प्रोसेस जिसमें फ्रीजिंग ऑफ द एसेट्स होते हैं वो भी कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आप इंटरपोल को इन्वॉल्व करें कि बाहर से लाया जाए। और आप ये भी प्लीज इस चीज को ना भूलें कि ये इस्तगासा, ये क्रिमिनल केस इनिशिएट किया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने और उसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उसी गवर्नमेंट में जनरल परवेज मुशर्रफ की मेडिकल कंडीशन को रिकग्नाइज करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए उनको खुद मुल्क से बाहर भेजा। कुछ जेल ब्रेक का केस नहीं है या एस्केप नहीं किए वो किसी नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि कोई जेल ब्रेक का केस नहीं है, लेकिन जो आप जो हवाला दे रहे हैं ना कि हुकूमत पाकिस्तान ने खुद भेजा था, हुकूमत पाकिस्तान ने भेजा था जनरल मुशर्रफ से यकीन दहानी लेके, एश्योरेंस लेके कि पाकिस्तान की अदालतें जब भी उन्हें वापस बुलाएंगी तो वापस आएंगे। जनरल मुशर्रफ ये यकीन दहानी करवा कर गए थे। यही पॉइंट आपने आज अदालत के सामने उठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जिस हुकूमत के लेटर की आप बात कर रहे हैं उसमें मेंशन है, चौधरी निसार वजीर दाखिला थे, उन्होंने कहा था कि जनरल मुशर्रफ यकीन दहानी करवा के गए हैं कि जब भी अदालत बुलाएगी वो वापस आएंगे। जी, मैंने ये बात कही। मैंने इन ऑल फेयरनेस कुछ दिन पहले यही हियरिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे भी चीफ जस्टिस साहब के सामने हुई और मैंने उनको वहां पर कहा, मैंने कहा कि ये एविडेंस मौजूद हो सकता है कि जनरल साहब ने जानबूझ के पाकिस्तान कुछ अरसे से नहीं आए, ही वॉज इन गुड हेल्थ, वो आ सकते थे, वो सरेंडर कर सकते थे, वो क्रिमिनल चार्जेस को फेस कर सकते थे, मगर वो नहीं आए। मगर मैंने ये भी कहा
मैं कभी भी वकालतनामा ना देता, मैं कभी भी उनके बिहाफ पर वकील ना बनता अगर मैं कन्विंस्ड ना होता कि नाउ विच इज़ 2019, मैं मार्च के महीने की बात कर रहा हूँ, वो उनकी हेल्थ वो है ही नहीं। देखिए, अदालत में आप कैसे केस करेंगे जब तक मेरा क्लाइंट मुझे इंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकता, जब तक वो मुझे ब्रीफ ही नहीं कर सकते अबाउट द एलिगेशंस। सो कोर्ट ने हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दी कि ये बयान रिकॉर्ड हो और किसी तरह केस जो है वो मुकम्मल हो। मुझे एक और भी जो तासुर मिलता है, जो मैं कहना चाहूँगा कि इम्प्रेशन ये मिलता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस स्पेशल कोर्ट में तो चल रहा है, मगर साथ ही साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस केस को मुकम्मल करने के लिए। प्रैक्टिस ऐसी नहीं है। बैरिस्टर सलमान साहब, यहाँ पे एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी। आपने आज अदालत के सामने कहा कि जनरल मुशर्रफ मफरूर नहीं है, हालांकि मई 2016 में खुसूसी अदालत ने उन्हें एब्सकॉन्डर करार दिया था और इस तरह से अगस्त 2017 में एटीसी ने भी जनरल मुशर्रफ को एब्सकॉन्डर करार दिया था। तो आपने किस तरह अदालत के सामने आज ये प्ली ली कि जनरल मुशर्रफ मफरूर नहीं है? मैडम, टेक्निकली स्पीकिंग और अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। जनरल परवेज मुशर्रफ इज एन एब्सकॉन्डर, मगर जब एक दफा एक शख्स को सिस्टम एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देता है तो उसके बाद अदालतें और जजेस बैठते नहीं हैं दोबारा केस को लेकर आगे फॉरवर्ड नहीं चलता केस। सो यहां पर इस केस में जनरल साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने के बाद जो अदालत का दोबारा असेंबल होना है और असेंबल होके वे फॉरवर्ड तलाश करना है, तो ये एक इंडिकेटर है कि, और स्काइप पे वीडियो लिंक के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड करना। मैंने उनको ये जजेस, ऑनरेबल जजेस को ये बात कही है कि जो वीडियो लिंक के जरिए बयान होते हैं वो सहूलतें गवाहों को दी जाती हैं। बेनजीर भुट्टो असैसिनेशन केस में मार्क सीगल को दी गई, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केस में रिचर्ड हेडले को दी गई, मेमोगेट स्कैंडल में दी गई। कमीशन बनाए जाते हैं जहां पर जुर्म बार हो, यहां पर तो जुर्म भी पाकिस्तान में हुआ और जो जिसको मुजरिम करार दिया जा रहा है वो भी पाकिस्तानी है। तो ये सहूलतें तो फॉरेनर्स के लिए, वीडियो लिंक्स के लिए बाहर, मुल्जिमों को कभी भी ऐसी सहूलतें नहीं दी। सो क्रिमिनल लॉ को इतनी सहूलतें मुल्जिमान के लिए ना दी जाएं कि आने वाले वक्त में दिक्कतें हो जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।